हेलो फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी संयोजन के सिद्धांतों के बारे में और संयोजन के सिद्धांतों में संयोग के विषय में कल विस्तार से जाना था। आज इसी कड़ी में हम संयोजन के दूसरे सिद्धांत सामंजस्य के बारे में बात करेंगे। सामंजस्य या हार्मनी कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व जैसे वर्ण, तान, रूप आदि एक दूसरे से मेल खाते हुए होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि चित्र में कहीं दर्शक का ध्यान नहीं भटक रहा है या कहीं ज़्यादा विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आने पाए, इसलिए सामंजस्य का चित्र में होना बहुत ज़रूरी है। इसमें चित्र के सभी तत्व जो होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं और साथ ही उस मूल भाव को अभिव्यक्त करते हैं जो कलाकार कहना चाहता है। कहीं कहीं कलाकार ऐसे प्रयोग भी करते हैं जहाँ पे कुछ विरोधाभासी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन वह सिर्फ इसलिए होता है कि एक रास्ता भंग हो जाए चित्र की और दर्शक का ध्यान और चित्र का आकर्षण बरकरार रहे। इसलिए सामंजस्य में कभी कभी कुछ विरोधाभासी प्रभाव भी दिए जाते हैं। कल हमने देखा था कि संयोग जो है उसका भी मूल उद्देश्य यही रहता है कि आकर्षण को बिखराव से बचाना। तो फिर सामंजस्य और संयोग में क्या अंतर है? तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि संयोग चित्र में केवल अंतराल विभक्ति से जुड़ा हुआ है और विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है। अर्थात जब हम एक ही चित्र में कई चित्रों की अनुभूति करते हैं तो वहाँ संयोग का ह्रास होता है, और अगर आपका विषय जो है वह आपके भाव से नहीं संबंधित हो रहा है या कई अन्य भाव उत्पन्न कर रहा है तो वहाँ संयोग का ह्रास होता है। तो मूल रूप से संयोग जो है वह अंतराल विभक्ति और विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है, जबकि सामंजस्य भी वही कार्य करता है आकर्षण को बिखराव से बचाने का। पर इसके अंतर्गत हम चित्र के जो तत्व है वर्ण, तान, रूप, पोत, इनके बारे में विचार करते हैं। तो यह मूल रूप से संयोग और सामंजस्य में अंतर होता है। सामंजस्य के प्रकार इसमें निहित चित्र तत्वों के आधार पर जाने जाते हैं, जैसे रेखा सामंजस्य, रूप सामंजस्य, पोत सामंजस्य, विचार सामंजस्य और वर्ण सामंजस्य। रेखा सामंजस्य चित्र में किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है यहाँ देखेंगे कि रेखाएं कई प्रकार की होती है। खड़ी रेखाएं, आवृत्ति रेखाएं, कोणीय रेखाएं। अब जब हम चित्र निर्मित करते हैं तो हमें यह ध्यान देने की बात होती है इसमें कि एक साथ हम ऐसी रेखाओं का प्रयोग नहीं करें जो एक दूसरे को काटती हो। हम ऐसी रेखाओं का, संधि रेखाओं का प्रयोग करें जो एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं को जोड़ती हो। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरी दिशा में जा रही है, जबकि नीचे जो रेखाएं बनी गई है वो एक दूसरी दिशा से जाने वाली रेखाओं को जोड़ती हुई दिखाई गई है। इसके साथ एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ पे होती है कि चित्र में जो रेखाएं हमने बनाई हैं वह चित्र की मुख्य आकृति जो है उसके प्रभाव को कम नहीं करे। इस प्रकार अत्यंत साधारण सीधी सरल रेखाएं एक रास्ता उत्पन्न करेगी, एक दूसरे से पर्याप्त विरोधाभास लिए रेखाएं आकृति में कठोरता उत्पन्न करेगी। ऐसी स्थिति में हमें उन रेखाओं का, संधि रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए जो चित्र के मुख्य आकर्षण को बांधे और उसे एक साकार रूप दे, तभी चित्र में रेखा सामंजस्य उत्पन्न हो पाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं रूप सामंजस्य। रेखा सामंजस्य की भांति ही रूप सामंजस्य में भी यही स्थिति होती है कि रूपाकृति का जो संयोजन होता है उसमें गति उत्पन्न करने के लिए रूप सामंजस्य की विधि अपनाई जाती है। कोई भी चित्र हम देखते हैं तो उसमें मुख्य आकृति होती है और गौण आकृतियाँ होती है। मुख्य आकृति वह होती है जो चित्र में आपके भाव को प्रस्फुटित करती है या आपको भाव को व्यक्त करने के लिए बनाई जाती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि अजंता के पद्मपाणि का चित्र है। अजंता के पद्मपाणि का यह चित्र
इसमें आप देखेंगे कि पद्मपाणि की आकृति जो मुख्य आकृति है उसे अन्य आकृतियों से आकार में बड़ा बनाया गया है और आसपास की जो गौण आकृतियां हैं उन्हें थोड़ा दूरी पर अवस्थित करके चित्र में रूप सामंजस्य उत्पन्न किया गया है। तो मुख्य आकृतियों और गौण आकृतियों को सही प्रतिस्थापित करने या सही चित्र में निरूपित करने से चित्र में गति उत्पन्न होती है और रूप सामंजस्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वर्ण सामंजस्य होता है। वर्ण सामंजस्य में आप देखेंगे कि जो हम कलर सर्किल देखते हैं या कलर चक्र, वर्ण चक्र देखते हैं, उसमें जो रंग एक ही परिवार के हैं, जैसे गर्म रंग है, ठंडे रंग हैं, वे एक दूसरे से आसानी से अपने परिवार के रंगों से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। लेकिन जो विरोधी रंग होते हैं, जैसे बैंगनी है, पीला है, हरा है, लाल है, ये आपस में आसानी से सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उन रंगों का प्रयोग चित्र में करना चाहिए जो एक दूसरे से मेल खाते हुए हो। यहाँ कलाकार अपने अनुभव के आधार पर कुछ नए प्रयोग भी कर सकता है, जिसमें वह कुछ एक गर्म रंगतों के साथ में ठंडी रंगतों का प्रयोग करके और चित्र में आकर्षण उत्पन्न कर सकता है। इस चित्र में भी आप देखिए कि किस प्रकार कुछ ठंडे रंगों के साथ में गर्म रंगों का और रंगत को उदासीन करके वर्ण सामंजस्य के प्रयोग किए गए हैं। इसके साथ ही पोत सामंजस्य भी चित्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोत किसी भी धरातल का अपना गुण होता है। पोत सामंजस्य भी चित्र में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें जो सिद्धहस्त कलाकार होते हैं वह तो कई बार अत्यंत विरोधी स्वभाव वाले पोतों को भी एक साथ संयोजित करने में सक्षम होते हैं, पर जो नए कलाकार हैं उन्हें उस स्थिति तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में वे कुछ ऐसे ही प्रयोग करें जिसमें समान स्वभाव वाले पोतों को चित्र में इस्तेमाल किया जाए या प्रयोग में लिया जाए। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण सामंजस्य जो चित्र में देखा जाता है वह होता है विचार सामंजस्य। विचार सामंजस्य का अर्थ ये है कि जब आप किसी विषय को लेके और चित्रित करते हैं तो आपके मन का जो भाव है वह मन का भाव पूरी तरह से चित्र में व्यक्त होना चाहिए। जैसे यदि आपने किसी ग्रामीण दृश्य की कल्पना की और आप ग्रामीण दृश्य निर्मित कर रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपने गांव में हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया या हवाई जहाज खड़ी कर दी तो चित्र में एक विरोधाभास उत्पन्न होगा और अनावश्यक दर्शक को वह उद्वेलित करेगा या दर्शक को कहीं न कहीं अखरेगा। ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार के प्रयोग से अपने अध्ययन काल के आरंभिक दौर में बचें और जब तक हो विचार सामंजस्य, चित्र में सभी तत्व जो हैं, सभी आकृतियां जो हैं, सभी रंग जो हैं, वो एक ही विचार को पोषित करने वाले हैं, उनका प्रयोग करें। हालांकि यह जो आप दादावादियों द्वारा बनाया गया चित्र देख रहे हैं, इसमें मोनालिसा के ऊपर नाक पे मूंछ और दाढ़ी और ये बनाए गए हैं, तो यहाँ उनका उद्देश्य यह था कि हमें जो भी स्थापित कला आंदोलन हुए हैं उनका विरोध करना। तो इस प्रकार के विचारों को उद्वेलित करने के लिए कुछ प्रयोग कलाकारों द्वारा किए जाते हैं, पर अपने अध्ययन काल में अगर विद्यार्थी इस प्रकार के प्रयोगों से बचे तो उसके लिए उचित रहता है। एक कलाकार और स्थापित कलाकार होने के पश्चात तो आप यदि इस प्रकार के प्रयोग करते हैं तो वह आपके विचारों को अभिव्यक्त करने में और सहायता ही प्रदान करेगा। तो इस प्रकार चित्र में रेखा, रंग, रूप, पोत, वर्ण, इन सभी में सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है और इन सभी में सामंजस्य होने पर ही मूल भाव की अभिव्यक्ति होती है और चित्र पूर्ण होता है। तो आप भी अपने चित्रों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें और इसके साथ ही कुछ नए प्रयोग भी करें जिससे कि विरोधाभास होते हुए भी चित्र बिखरा हुआ प्रतीत नहीं हो और आकर्षक लगे। धन्यवाद।